हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को डिस्कस करने वाले हैं, जो एडिटोरिया का खाके सीरीज है। 15 सेट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जा करके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जा करके आप लोग देख सकते हैं बाकी 15 सेट को। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हैं। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता तीनों होते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादों से लेकर के उच्चतर उपभोक्ता तक उनके पोषीय स्तर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कांडला जो प्रसिद्ध है यह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत जो है एशिया का पहला देश है जिसने निर्यात संवर्धन में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी ईपीजेड की महत्ता को स्वीकार किया है। और कांडला जो गुजरात में स्थित है यह एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में स्थापित किया गया था। याद रखेंगे कि 1965 में इसे स्थापित किया गया था। और इन क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य देश से निर्यातित वस्तुओं के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना है, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना स्थान बना सके। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है माउंट किलिमंजारो यह तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि एक है दक्षिण अमेरिका में, इसका नाम है ओजस डेल सेलाडो। उत्तरी अमेरिका का जो सबसे ऊंचा पर्वत है यह माउंट शिखर है, इसका नाम है माउंट मैकिनले। और यूरोप का जो सबसे ऊंचा है उसका नाम है एल्ब्रूस। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज का पहचान करना है। पहला है कि भारत में इसके 95% भंडार ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि प्रमुख खदानें नोवा मुंडी, बैलाडीला, कुद्रेमुख और बल्लारी जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला है कि खदानें जो हैं भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्रों में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित हैं। तो हो जाएंगी लॉ एस की खाने हो जाएंगी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लॉ एस के प्रकार जो है हेमेटाइटिक होता है, यह भारत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला लॉ एस्क है। और एक होता है मैग्नेटाइट, यह हेमेटाइट की तुलना में कम मात्रा में पाया जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि हेमेटाइट के लिए प्रमुख राज्य हो जाएगा, हेमेटाइट मुख्य रूप से पाया जाता है उड़ीसा में, उसके बाद झारखंड में, फिर छत्तीसगढ़ में। और भी अन्य राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। वहीं मैग्नेटाइट की बात करते हैं तो मैग्नेटाइट जो है यह मुख्य रूप से कर्नाटक में पाया जाता है 73%, और इसका 14% आंध्र प्रदेश में, फिर उसके बाद राजस्थान में 5%, इस प्रकार से पाया जाता है। तो याद रखेंगे कि जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट जो है मुख्य रूप से उड़ीसा में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद झारखंड में। और मैग्नेटाइट जो है मुख्य रूप से कर्नाटक में पाया जाता है और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। इन सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नदियों का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियों का जोड़ा है। तो गंगा नदी में उत्तर से आकर जो मिलती है वह कोसी मिलती है और बूढ़ी गंडक मिलती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि उत्तर से आकर मिलने वाली नदियाँ जो है उसमें घाघरा, बूढ़ी गंडक, कमला, कोसी और महानंदा जो है यह सब नदियाँ उत्तर की तरफ से आकर मिलती है। वहीं दक्षिण की दिशा से आकर मिलने वाली नदी जो है गंगा में वह हो जाएगी कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु। यह सभी नदियाँ जो है गंगा नदी में दक्षिण की तरफ से आकर मिलती है। याद रखेंगे कि दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियाँ कर्मनासा, सोनपुर और पुनपुन तथा फल्गु है, लेकिन उत्तर से मिलने वाली नदी जो है घाघरा, बूढ़ी गंडक, कमला, कोसी, महानंदा इत्यादि हैं। नेक्स्ट है, मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण से होता है। तो मौसम एवं उसकी बनावट में जो परिवर्तन होता है यह पृथ्वी के उसके कक्ष के समतल की ओर झुके होने के कारण होता है। और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होती है। याद रखेंगे कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार और आरोही क्रम बताना है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम बताना है। तो सबसे पहले जो आएगा सबसे कम वाला हो जाएगा। देखिए सबसे अधिक जो होता है, सबसे अधिक सीमा यह बांग्लादेश के साथ शेयर करती है। बांग्लादेश के साथ जो है 4096 किलोमीटर लगभग
यह भारत के साथ लगती है बांग्लादेश की सीमा। उसके बाद जो है चीन की लगती है 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। उसके बाद पाकिस्तान की सीमा जो लगती है यह 3323 किलोमीटर लगती है। और नेपाल के साथ सीमा जो लगती है यह 1751 किलोमीटर लगती है। तो यहाँ पे पूछा गया हमसे कि बढ़ते क्रम बताना है, तो सबसे कम जो हो जाएगा नेपाल की बात करते हैं, तो नेपाल का हो जाएगा 1751। तो सबसे पहले जो हो जाएगा ऑप्शन में नेपाल वाला हो जाएगा, जो कि दोनों में दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो हो जाएगा पाकिस्तान का हो जाएगा, यह दिया हुआ है पाकिस्तान का 3323 होता है। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आ जाएगा, दोनों ऑप्शन में पाकिस्तान है। फिर उसके बाद जो हो जाएगा फिर चीन का हो जाएगा, चीन का जो है 3488 किलोमीटर की सीमा जो है भारत के साथ लगती है, तो तीसरे नंबर पर चीन हो जाएगा। उसके बाद बांग्लादेश हो जाएगा 4096 किलोमीटर। उसके बाद बांग्लादेश, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल की जो सीमा है यह 1751 किलोमीटर लंबी है। पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर लंबी है। चीन की सीमा 3488 किलोमीटर। बांग्लादेश की सीमा जो है 4096 किलोमीटर लगती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो ऑप्शन सी है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। यह सतलज नदी पर स्थित है। याद रखेंगे कि यह सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह सतलज पर स्थित है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह सतलज नदी पर स्थित है और इसका उद्देश्य सिंचाई सुविधा और विद्युत उत्पादन करना है। और इस बांध की जो ऊंचाई है यह 740 फीट है और इसकी क्षमता जो है, इसकी क्षमता 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि फिजी द्वीप अवस्थित है। तो फिजी द्वीप जो अवस्थित है यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है, प्रशांत महासागर में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। हिंद महासागर जो है विश्व का तीसरे बड़ा महासागर है। याद रखेंगे कि हिंद महासागर जो है यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। वही बात करते हैं कि 1970 तक फिजी जो है एक अंग्रेजी उपनिवेश था। याद रखेंगे कि 1970 तक फिजी जो है यह अंग्रेजी उपनिवेश का हिस्सा था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोरोमंडल तट का विस्तार है। क्वेश्चन है कि कोरोमंडल तट का विस्तार है। तो कोरोमंडल तट का जो विस्तार है यह कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं और यह क्षेत्र जो है चोल राजवंश द्वारा शासित रहा था। कोरोमंडल तट जो नाम है यह पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया था और जो कोरोमंडल तट है इसका जो लंबाई है यह लगभग 1076 किलोमीटर है। याद रखेंगे, साथ ही याद रखेंगे कि जो कोरोमंडल तट है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो सीमा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा, ये वाली जो सीमा है इसको हम लोग कोरोमंडल तट बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा में कुछ भाग तक जो है इसको बोला जाता है उत्तरी सरकार तट बोला जाता है। और फिर उसके बाद जो है उड़ीसा के जो महानदी है, महानदी डेल्टा से लेकर के हुगली नदी तक का जो एरिया होता है उसको बोला जाता है उत्कल तट। वहीं हम लोग पश्चिम की बात करते हैं, जो केरला वाला पार्ट है, केरला वाला पार्ट को जो है मालाबार तट बोला जाता है। फिर उसके बाद जो है ऊपर कन्नड़ तट या किनारी तट बोला जाता है। और उसके बाद महाराष्ट्र साइड से जो महाराष्ट्र से सटा हुआ है उसको कोंकण तट या सह्याद्री तट भी बोला जाता है। और उसके ऊपर जो है गुजरात जो है, गुजरात को हम लोग काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। याद रखेंगे। और जो गोदावरी नदी है इसको बृहद गंगा या दक्षिणी गंगा कहते हैं। शिव समुद्रम जो है कर्नाटक के चामराजनगर जिले में एक झरना है और 1905 में एशिया की पहली पनबिजली परियोजना यहाँ स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो सूर सरोवर पक्षी विहार जो है यह आगरा में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सूर सरोवर पक्षी विहार की जो स्थापना की गई थी यह की गई थी 1991 में। याद रखेंगे कि 1991 में सूर सरोवर पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है स्टेलैक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट जो होता है निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ बनाई जाती है। तो यह बनाई जाती है भूमिगत जल के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
भूमिगत जल जो होता है यह नीचे जिन चट्टानों से भूमि जल में पाया जाता है यह जल मृत या जल से भरा कहलाता है। और पूरे देश में 80 से 85% पेयजल की आपूर्ति जो है यह भूमिगत जल से ही होती है। भूमिगत जल के अपरदन द्वारा जो होती है निर्मित स्थलाकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं कंदरा। याद रखेंगे कि कंदरा एक होती है स्थलाकृति होती है जो कि भूमिगत जल के द्वारा निर्मित होती है और ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। इसमें बोला गया है कि सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। तो सूची 1 है और 2 है, दोनों तरफ दिया हुआ है। सबसे पहले है कालाहांडी। तो कालाहांडी जो है यहाँ से बॉक्साइड खनिज पदार्थ निकलता है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद जावर, जावर जो है खनन क्षेत्र है, यहाँ से जस्ता और शीशा निकाला जाता है, इसका मिलान 4 हो जाएगा। उसके बाद कोलार है, आप लोग सुने होंगे KGF कोलार गोल्ड फील्ड, तो यहाँ से सोना निकालते हैं, इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद होता है एक मूसाबनी, मूसाबनी से जो है तांबा निकाला जाता है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारा पहले ऑप्शन हो जाएगा, पहले हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 हमारा मिलान हो जाएगा। 3 4 1 2 जो है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर जो थी यह 1/6 भाग थी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और गुप्तकालीन अभिलेखों से हमें निम्नलिखित प्रकार के कर ज्ञात होते हैं, जैसे कि एक होता है उपरिक होता है, याद रखेंगे यह गुप्त काल में ही लिया जाता था उपरिक। और एक होता था हिरण्य, एक हिरण्य होता था, एक होता था भोग, भोग होता था, और एक होता था भाग। याद रखेंगे कि गुप्त काल से संबंधित ये टैक्स है, एक को बोलते थे उपरिक, एक को हिरण्य, एक को भोग और एक को भाग बोलते थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा था। यह कहा गया था बलबन के द्वारा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बलबन ने स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि और प्रतिछाया घोषित किया था, जिसके लिए उसने खुद को नायब ए खुदाई कहा था। और बलबन ने राजत्व सिद्धांत दिया था जो दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत से संबंधित है। याद रखेंगे कि दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के बारे में पूछा जाएगा किसने दिया था, तो यह बलबन के द्वारा दिया गया था। और बलबन ने ही रक्त और लौ नीति का प्रतिपादन किया था। और बलबन ने नवरोज त्यौहार जो है पारसियों का त्यौहार, उसका शुरुआत किया था। उसके बाद सिजदा तथा पैबोस जो प्रथा है इसको लागू किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ हस्तांतरित की थी। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर किया था, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का नवाब मीर कासिम को अंग्रेजों ने 1760 में हटा करके उसके जो दामाद थे मीर कासिम, मीर जाफर को हटा करके 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। और मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुगदलपुर यानी मुंगेर में ट्रांसफर किया था। और मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद यानी भागीरथी नदी के तट पर ट्रांसफर की थी। साथ ही याद रखेंगे बंगाल के नवाब का जो राजधानी का क्रम था, बंगाल का राजधानी क्रम सबसे पहले ढाका गई, ढाका के बाद मुर्शिदाबाद गई और मुर्शिदाबाद के बाद मुंगेर गई थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो विजयनगर के जो राजा थे कृष्णदेव राय ने, इन्होंने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह से लड़ा था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, कौन सा कथन जो है गलत दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, जो कि गलत दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है कि असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया गया और वर्ष 22 में समाप्त हुआ था, यह सही है। और बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी, यह भी सही है। और इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था, यह भी सही है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों ही अलग अलग मुद्दों पर उभरे थे, लेकिन इन दोनों में अहिंसक असहयोग आधारित कार्रवाई का एक साझा कार्यक्रम अपनाया गया था। लेकिन बाद में 4 फरवरी 1922 की चौरा-चौरी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और कुछ समय बाद खिलाफत आंदोलन की अप्रासंगिक हो गया था। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन 20 नंबर है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। सही स्टेटमेंट बताना है हमें। पहला स्टेटमेंट है, अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का कोशिश किया था। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला है, अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी में लिखे हुए हैं, जो कि गलत दिया हुआ है, क्योंकि अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख जो हैं यह प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ना कि खरोष्ठी में। तो यह गलत हो जाएगा। याद रखेंगे कि अशोक के अधिकतर जो अभिलेख हैं यह प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। उसके बाद है, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, जो कि सही दिया हुआ है। अशोक का जो 13वां अभिलेख है, 13वें अभिलेख में अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो यह भी स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा सही है। 1 और 3 ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही जो हो जाएंगे यह ब्रह्मदत्त थे। पहले सत्याग्रही यह विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तीनों बातों को आप लोग याद रखिएगा। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी 17 अक्टूबर को। याद रखेंगे डेट कि 17 अक्टूबर 1940 को जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया गया था। यह महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुई थी और गांधी जी के द्वारा 11 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के तौर पर चुना गया था और जवाहरलाल नेहरू दूसरे रहे थे और ब्रह्मदत्त जो थे यह तीसरे रहे थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट में से कौन सा सही विकल्प है। इसमें सही विकल्प को चुनना है। पहला स्टेटमेंट है, औजार जो है पॉलिश किए जाते थे नवपाषाण काल में, यह सही दिया हुआ है। अगला है कि इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, यह भी सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था। तो 1919 में खिलाफत कमेटी का जो गठन किया गया था यह मुंबई में किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था इसमें ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी और इस आशय की अफवाहें फैल गई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि सूफी संतों एवं उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। सूची 1 और 2 को मिलाना है। तो पहले दिया हुआ है शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया का जो सिलसिला था यह चिश्ती सिलसिला से संबंधित है, इनका मिलान जो हो जाएगा यह 3 हो जाएगा। उसके बाद थे बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकारिया जो थे यह सुहरावर्दी सिलसिला से संबंधित थे, तो इनका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद जो मियाँ मीर थे, मियाँ मीर कादरी सिलसिले से संबंधित थे, तो मियाँ मीर का हो जाएगा कादरी सिलसिला। और अहमद सरहिंदी का जो था यह नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित थे। तो मिलान जो हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे यह चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। उसके बाद बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे। उसके बाद मियाँ मीर जो है यह कादरी सिलसिले से संबंधित थे और अहमद सरहिंदी जो थे यह नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित थे। हमारा आंसर जो हो जाएगा 3 2 1 4 हो जाएगा। 3 2 1 4 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है। गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो कि गलत दिया हुआ है। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिएट सरकार की स्थापना की गई थी और इस सरकार में फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था और इस अधिनियम के तहत ही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग की नियुक्ति हुई थी, जो कि यहाँ पे गलत दिया हुआ है। यह क्लाइव नहीं हो जाएगा, यह हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा कि पहला स्टेटमेंट जो है गलत दिया हुआ है। उसके बाद है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यह सही दिया हुआ है। उसके बाद है लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, यह भी सही है। और सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, यह भी सही दिया हुआ है। साथ ही याद रखेंगे
कि 1833 का चार्टर एक्ट आया था। इसी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो यह विलियम बेंटिक थे। उसके बाद भारत शासन अधिनियम आया था 1858। इसके द्वारा जो लॉर्ड कैनिंग था इसको भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया था। और उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और भारत प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 और 2 दी हुई है। सीमांत गांधी जो कहा जाता है, यह कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। तो इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद बोला है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यह बोला जाता है दादा भाई नौरोजी को। उसके बाद महामना है, महामना जो बोला जाता है यह मदन मोहन मालवीय को बोला जाता है। और भारत का लौह पुरुष बोला जाता है और भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। तो इसका मिलान जो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ए का हो जाएगा, सबसे पहले 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 का हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बाद 3 का 1 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार सजाना है। तो अमृतसर की जो संधि हुई थी, अमृतसर की संधि हुई थी 1809 ईस्वी में। याद रखेंगे कि अमृतसर की संधि जो हुई थी यह 1809 में हुई थी। उसके बाद बसिन की संधि जो हुई थी यह हुई थी 1802 में हुई थी, बसिन की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी यह 1792 में की गई थी। और सलवाई की जो संधि हुई थी यह 1782 में की गई थी। तो सबसे पहले जो हो जाएगा यह सलवाई की संधि हो जाएगा 1782 में। तो पहले ऑप्शन 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी यह 1792 में हुई थी। फिर उसके बाद बसिन की संधि 1802 में हुई थी। और फिर उसके बाद 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 4 3 2 1 हो जाएगा। 4 3 2 1, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किपुर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच एक युद्ध हुआ था योम किपुर, यह लड़ा गया था अक्टूबर 1973 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि मुख्य लड़ाकू जो देश रहे थे इसमें इजराइल और मिस्र और सीरिया के नेतृत्व में अरब राज्यों के गठबंधन इसमें शामिल थे। और यह युद्ध जो है 1793 में शुरू हुआ, जो यहूदी धर्म में सबसे पवित्र दिन योम किपुर के साथ साथ इस्लामी महीने रमजान के दौरान भी मेल खाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा जो रहने का अनुमान है यह 0.3% रहने का अनुमान है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और केंद्रीय बजट 2025-26 के 4 महत्वपूर्ण इंजन है। एक है कृषि, पहला जो है यह कृषि है। याद रखेंगे कि 4 इंजन है 2025-26 में, एक कृषि है, दूसरा जो है यह निर्यात है, तीसरा है यह निवेश है, और चौथा जो है यह हो जाएगा MSME हो जाएगा। याद रखेंगे कि केंद्रीय बजट 2025-26 के 4 महत्वपूर्ण इंजन कृषि, निर्यात, निवेश और MSME हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि यूक्रेन ने रूस पर अब तक सबसे बड़ा हमला किया है और इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया है। तो इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यूक्रेन ने 1 जून 2025 को रूस के साथ युद्ध का अपना सबसे बड़ा लंबी दूरी का हमला किया था और तस्करी किए गए ड्रोन का उपयोग करके 4 सैन्य ठिकानों पर कम से कम 40 रूसी युद्धक विमानों पर बड़ा हमला किया गया था, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 31 है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर अपने नाम किया है। तो यह किंग्स 11 पंजाब को हरा करके अपने नाम किया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है RCB ने आखिरकार अपना पहला IPL खिताब जीत लिया है और पंजाब किंग्स को 6 रन से हरा करके अपने 18 साल के खिताबी सूखे को खत्म कर दिया है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें याद रखेंगे कि जो विजेता रहा है RCB ने 20 करोड़ का चेक और विजेता ट्रॉफी प्राप्त की है और उप विजेता ने पंजाब किंग्स ने 12.5 करोड़ रुपए और चेक और शील्ड प्राप्त की है। वहीं ऑरेंज कप जो दिया गया है यह गुजरात टाइटंस के
शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। उसके बाद पर्पल कैप जो दिया गया है यह गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध हैं कृष्णा, 25 विकेट लेने के लिए दिया गया है पर्पल कैप। उसके बाद प्लेयर ऑफ द फाइनल आरसीबी ने कुणाल और पांड्या को दिया गया है। आईपीएल का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जो रहे हैं यह मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव रहे हैं, और आईपीएल का उभरता हुआ खिलाड़ी जो है इमर्जिंग स्टार यह गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन रहे हैं। सबसे ज़्यादा चौके लगाए गए हैं साई सुदर्शन के द्वारा 88 चौके, और सबसे ज़्यादा छक्के जो लगाए गए हैं ये लखनऊ सुपर जायंट के निकोलस पुरन के द्वारा लगाए गए हैं। उसके बाद फेयर प्ले अवार्ड जो दिया गया है ये चेन्नई सुपर किंग्स को दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है कि राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर के भारत में कहां पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा की है? तो यह इकाई लगाई जाएगी हैदराबाद में। याद रखेंगे कि राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर के भारत में हैदराबाद में जो है उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है यह किया गया है एस महेंद्र देव को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और एक्सिस बैंक के पूर्व स्वतंत्र निदेशक रहे हैं एस महेंद्र देव। इनको प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय SKUAST ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित डैश बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। तो इन्होंने भेड़ बनाया है। याद रखेंगे कि शेर ए कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित एक भेड़ बना करके एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। चागोस द्वीप समूह की अवस्थिति किस महासागर में है? तो जो चागोस द्वीप समूह है यह हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यूनाइटेड किंगडम के पीएम कीर स्टारमर और मॉरिशस के नेता हैं नवीन रामगुलाम ने 22 मई 2025 को एक समझौता पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत विवादित और रणनीतिक रूप में स्थित चागोस द्वीप पर संप्रभुता जो है मॉरिशस को सौंप दी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में जो स्थित है यह चागोस द्वीप समूह स्थित है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है संघ लोक सेवा आयोग का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है पूर्व रक्षा सचिव रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार, इनको संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है एक डॉक्टर कुमार या केरल, जो डॉक्टर अजय कुमार जो हैं या केरल कैडर के 1985 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इससे पहले वे अगस्त 2019 से अक्टूबर 2022 तक रक्षा सचिव के पद पर भी काम कर चुके हैं। और पहला लोक सेवा आयोग जो है 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया था। 1 अप्रैल 1937 से लोक सेवा आयोग की संघीय लोक सेवा आयोग में बदला गया था। और यूपीएससी के जो पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे ये बने थे RN बनर्जी। याद रखेंगे कि यूपीएससी के पहले अध्यक्ष बने थे RN बनर्जी बने थे। और संघ लोक सेवा आयोग जो है एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 378 के क्लॉज 1 के तहत की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है कि पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलें दागी। पाकिस्तान की यह कार्रवाई कथित तौर पर भारत के खिलाफ अभियान जो है ऑपरेशन बुयान अल मसरूस के तहत की गई थी। याद रखेंगे कि पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलें दागी। पाकिस्तान की यह जो कार्रवाई है इसे कहा गया था ऑपरेशन बुनियान अल मसरूस। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है (38) नंबर क्वेश्चन है कि कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया था? तो कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ रही थी विंग कमांडर
व्योमिका सिंह। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने संयुक्त रूप से, यानी सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 191 रहा है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 40 है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाया है। तो देश का पहला एटीएम जो लगाया गया है यह पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा एटीएम जो है यह 13,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह सिक्किम के नाहटुला में निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक के द्वारा स्थापित किया गया है। याद रखेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा एटीएम जो है यह सिक्किम में नाहटुला में स्थित है, एक्सिस बैंक का एटीएम है। और भारत का पहला यूपीआई सक्षम एटीएम जो है जापान की हिताची लिमिटेड की सहायक कंपनी है हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। वहीं 2004 में एसबीआई ने केरल के कोच्चि में एर्नाकुलम से वाइपेन तक यात्रा करने वाली एक जो नाव है नौका पर भारत का पहला फ्लोटिंग एटीएम का स्थापना किया था। और साथ ही याद रखेंगे कि एचएसबीसी ने 27 जून 1987 को मुंबई में भारत का पहला एटीएम स्थापित किया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 41 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है। तो ये हो जाएगा मॉरिशस। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मॉरिशस जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो आईएसए जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका स्थापना किया गया था 2015 में किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले लिया है। तो हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2025 से भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देश को निर्यात करने के लिए बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट जो सुविधा थी उसको वापस ले लिया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 43 है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस हस्ती को लिस्बन शहर के सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। सिटी की ऑफ ऑनर जो दिया गया है यह दिया गया है द्रौपदी मुर्मू को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल की राजधानी जो है लिस्बन शहर का मानद नागरिक बनाया गया है और उन्हें 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन शहर को प्रतिष्ठित सिटी की ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है। और लिस्बन शहर की कुंजी लिस्बन शहर द्वारा दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो टाइगर ट्रायम्फ 2025 का जो आयोजन किया गया है इसका आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह संस्करण जो है 1 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू हुआ और टाइगर ट्रायम्फ का तीसरा संस्करण भी मार्च 2024 में विशाखापट्टनम में ही आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था। तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं और 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम रहा था यह रहा था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हुआ था 21 जून 2024 को यह स्वयं और समाज के लिए योग थीम के साथ मनाया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो सरस्वती सम्मान 2024 यह साधु भद्रेश दास को प्रदान करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि सरस्वती सम्मान 2024 यह साधु भद्रेश दास को देने की घोषणा की गई है। और साथ ही याद रखेंगे कि जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से प्रतिबंधित है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 23 का क्लॉज 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि अनुच्छेद जो 22 है, अनुच्छेद 22 अभियुक्तों व सजा पाए गए लोगों का अधिकार है। अनुच्छेद 23 का क्लॉज 1 जो है यह मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 23 का जो क्लॉज 2 है, इस अनुच्छेद की बात जो है, कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें भी किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद जो 24 है यह कारखानों में इत्यादि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध करता है, यानी जो कम एज के बच्चे रहेंगे 18 साल से, उनका नियोजन नहीं किया जाएगा कारखाना में। तो इसमें पूछा गया है मानव दुर्व्यापार, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? तो यह जो है अधिकार परीक्षा का रिट जारी किया जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक सकता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है? सही स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला है, कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है, जो कि सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, मंत्री के अतिरिक्त कोई भी सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहा जाता है, यह भी सही दिया हुआ है। हाल ही में रवि किशन के द्वारा जो है भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया है, जो कि निजी विधेयक है। तो ऑप्शन जो है इसमें दोनों सही दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिफ्टी नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को जो है 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को औपचारिक रूप से लागू भी किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। 1960 में बम्बई से अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे, यह सही दिया हुआ है, यह 1 मई को बनाया गया था। उसके बाद है, मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था, जो कि गलत दिया हुआ है। मणिपुर और त्रिपुरा राज्य जो है 1972 में अस्तित्व में आए थे, यह आसाम से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था। याद रखेंगे कि मेघालय जो है यह आसाम से अलग करके बनाया गया था, न कि मणिपुर से। और 1966 में पंजाबी भाषा इलाके को पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया था। वही है, नागालैंड राज्य का गठन जो किया गया था 1963 में किया गया था, यह भी सही है। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में अस्तित्व में आए थे, यह भी सही है। तो ऑप्शन जो बी है यह गलत दिया हुआ है कि मेघालय जो है यह हो जाएगा, यह असम से अलग करके बनाया गया था, 72 में बनाया गया था, लेकिन असम से अलग करके बनाया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 52 है, इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? पहला स्टेटमेंट है, यह 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही थी, यह सही दिया हुआ है। अगला है, इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती समय में रुपए का अवमूल्यन हुआ था, यह भी सही दिया हुआ है। उसके बाद है, इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्होंने विदेश मंत्रालय का पदभार संभाला था, जो कि गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें बोला गया है असत्य स्टेटमेंट को चूज करना है। इंदिरा गांधी जो है 1966 से 77 तक और फिर 1980 से 84 तक भारत की प्रधानमंत्री रही थी और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनकी भागीदारी रही थी। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरू के समय में से ही रुपये का अवमूल्यन किया गया था और माना गया कि रुपये का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया था। और इन्होंने 1971 के आम चुनाव में पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया और शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में इन्होंने सूचना प्रसारण जो मंत्रालय है, सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था। याद रखेंगे, यह विदेश मंत्रालय का प्रभार नहीं था, यह था सूचना मंत्रालय का प्रभार था। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो यह थे डॉक्टर HP मोदी जो हो जाएंगे, यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान की प्रारूप समिति जो थे, इसको संविधान की रूपरेखा या मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके सभापति डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और अन्य सदस्य जो थे उसमें श्री N गोपाल स्वामी अयंगर, श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी और श्री सैयद अहमद सादुल्ला शामिल थे। तो इसमें जो हो जाएगा HP मोदी शामिल नहीं थे, ऑप्शन C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे उपवन जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है, ऑप्शन B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा जो है संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था और प्रमुख रूप से इन मूल कर्तव्यों का संविधान में समावेश नागरिकों के देशभक्ति की भावना विकसित करने के लिए भी किया गया था। और भारतीय संविधान में नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं निर्धारित किए गए हैं, जो संविधान के भाग 4 के 1 में दिए हुए, भाग 4 के A में दिए हुए हैं, जो अनुच्छेद जो है 51 के A में वर्णित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 297वें पे, तो ऑप्शन E हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1976 के 40वां संशोधन जो हुआ था, इसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 297 के स्थान पर रखा गया था जो 297 का 1, 2, 3, इसको 3 भागों में बांटा गया था। और इन अनुच्छेदों ने संसद को समय समय पर निर्दिष्ट करने का अधिकार भी दिया था। और 40वें संशोधन 1976 में 64 अतिरिक्त केंद्रीय और राज्य कानूनों को भी शामिल किया गया था और अधिकतर 9वीं अनुसूची में भूमि सुधारों से संबंधित थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो यह हो जाएगा नए राज्यों के लिए राज्यसभा के सीट निर्धारण, ऑप्शन D हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, इसने संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के परिवर्तन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया है। और संसद कानून द्वारा कर सकती है, वह ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती है किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना, उसकी या क्षेत्रफल कम करना, किसी राज्य की सीमाओं को बदलना, राज्य का नाम बदलना, और एक राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो या अधिक राज्यों या उसके कुछ हिस्सों को एकजुट करके नए राज्यों को तैयार करना, यह सभी जो है राज्य कर सकती है, लेकिन नए राज्यों के लिए राज्यसभा के सीटों का निर्धारण नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन जो D हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 57 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सही दिया हुआ है। पहला है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। और सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया था, यह भी सही है। और PC महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाओं की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की थी, यह भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है, ऑप्शन C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कार्यकाल था, इसका कार्यकाल 1956 से लेकर के 1961 तक रहा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में मुखर हुई थी? तो भारत में जो है समावेशी विकास की अवधारणा जो आई थी, यह आई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन D हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो कार्यकाल रहा था, यह रहा था 2007 से लेकर के 2012 तक। याद रखेंगे कि 2007 से लेकर के 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, जिसमें समावेशी विकास की अवधारणा प्रमुख थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट रूप से तेज और अधिक समावेशी विकास को अपनाना था। इसने माना कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो आबादी के बड़े हिस्से को विकास से कोई फायदा नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 59 है, नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नरेगा के बारे में दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सही दिया हुआ है, कौन सा सत्य है। तो नरेगा जो है इसे 2005 में अपनाया गया था और इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना था, यह भी सही है। और नरेगा जो है 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा के नाम से जाना गया, नाम चेंज कर दिया गया था, यह भी सही है। और इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतें मुख्य भूमिका निभाती है, यह भी सही है। तो चारों स्टेटमेंट जो है सही दिया हुआ है, ऑप्शन जो हो जाएगा D हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या मंत्रालय द्वारा जारी करती है? तो यह जारी होती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो एनएसओ है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यह सांख्यिकी प्रणाली के नियोजित विकास के लिए नोडल एजेंसी है और इसका गठन जो है सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएस को मिलाकर के किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। तो भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि जो होती है यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि भारत में वित्तीय वर्ष की जो अवधि होती है यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति की 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? तो हो जाएगा समृद्धि। राजकोषीय नीति के 3 उद्देश्य जो है साम्य, समृद्धि और स्थिरता को प्राप्त करने का प्रयास करती है, तो इसमें समृद्धि शामिल है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है कि विरामावस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण के साथ 1 मिनट तक चलती है, तो इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी को निकालना है। तो इसमें जो प्रारंभिक वेग जो हो जाएगा इसका यूज हो जाएगा यह 0 हो जाएगा और उसके बाद त्वरण यानी एक्सेलरेशन जो हो जाएगा यह हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और टाइम जो लिया गया है यह लिया गया है 1 मिनट यानी लिया गया है यह 60 सेकंड का टाइम लिया गया है। तो दूरी जब पूछा जाएगा तो ए का फॉर्मूला जो होता है यह होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यूज हो जाएगा यह 0 हो जाएगा, तो 0 में जब टाइम से गुना करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद टी जो हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, या 2 से 2 कट जाएगा, सॉरी टाइम तो यहाँ पे 60 ले लेंगे, 60 का स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड में लिया जाता है, तो ये हो जाएगा 3600। तो 3600 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली जो है इनसैट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, गलत कौन सा दिया हुआ है? पहला स्टेटमेंट है कि वे मौसम पूर्वानुमान के प्रायोजन डिजाइन किए गए थे, यह सही है। उसके बाद है इनसैट श्रृंखला जो है के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का प्रयोग किया गया था, यह भी सही है। फिर उसके बाद जो है वे संचार उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए थे, यह भी सही है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी तो इसकी शुरुआत 1979 ईस्वी में हुई थी, यह जो है स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली जो है इनसैट, इसमें असत्य यही हो जाएगा कि 1979 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 नंबर है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक। तो दाब बढ़ने पर जो है बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसी को हम लोग दाब बोलते हैं, और दाब का सही मात्रक जो होता है यह होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर जो स्क्वायर जो होता है यह दाब का सही मात्रक होता है, जिसे हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि मायोपिया निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सही है? तो मायोपिया जो होता है रेटिना का सम्मुख प्रकाश किरणें जो है केंद्रित होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है इसे निम्न में डुबाकर। तो एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटा सकते हैं यदि उसे हम लोग एल्कोहल में डुबा दें, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह धनात्मक होती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 68 है कि इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आदि में हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका जो उपयोग किया जाता है यह किया जाता है नाइक्रोम का जो गलनांक होता है अधिक होता है इसके कारण, साथ ही नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोधकता होती है, यह भी सही है, और नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता है, यह भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, और पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। तो उपयुक्त में से सभी हमारा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के
इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता की माप होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण करने की जो शक्ति होती है उसकी माप होती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनना है। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम जो हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है यह होती है Hg की होती है, यानी पारा की होती है। उससे कम जो होती है वह निकेल की होती है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है Hg निकेल, और उसके बाद W साइन दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो है W इसको हम लोग टंगस्टन बोलते हैं। उसके बाद जो Ag दिया हुआ है इसको हम लोग चांदी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 है, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। तो फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि इसका जो प्रज्वलन तापमान होता है बहुत कम होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साथ ही याद रखेंगे कि फास्फोरस के 3 अपरूप होते हैं। एक होता है व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और एक होता है ब्लैक फास्फोरस। तो जो व्हाइट फास्फोरस होता है यह 30 से 35 डिग्री सेल्सियस यानी कमरे के टेम्परेचर के आसपास ही स्वतः ही हवा में जल उठता है। याद रखेंगे। उसके बाद दियासलाई में जो प्रयोग होता है यह लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, और जो काला फास्फोरस होता है यह सबसे कम क्रियाशील होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें जो होती है किसकी बनी होती है। तो जो बहुप्रयोग प्लास्टिक की बोतलें जो है यह बनी होती है पॉलीथीन की। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली डाइजेस्टिव सैक जो है कहलाती है। तो यह कहलाती है लाइसोसोम। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम जो है सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी जैसी संरचना होती है, और लाइसोसोम का सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है बाहरी पदार्थों का भक्षण करना और पाचन करना। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और इसे साथ ही आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि क्लोरेनकाइमा बने होते हैं। तो क्लोरेनकाइमा जो है मृदु ऊतक का बना होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और क्लोरेनकाइमा जो है पौधों में पाया जाने वाला एक प्रकार का पैरेनकाइमा ऊतक है, जिसमें क्लोरोफिल होता है और जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, और यह विशेष रूप से पत्तियों और हरे तनों में पाया जाता है, जहाँ प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद मिलता है। क्लोरेनकाइमा जो है ऊतक यह पौधों में तनन सामर्थ्य प्रदान करता है, और क्लोरेनकाइमा का कार्य जो है प्रकाश संश्लेषण की कार्यविधि द्वारा स्टार्च का निर्माण करना है। और क्लोरेनकाइमा जो होता है ऊतक यह एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना गया है। तो हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है इसको हार्मोन माना जाता है। और विटामिन ए जो है यह अत्यधिक असंतृप्त एल्कोहल है जो वसा में घुलनशील होता है। उसके बाद होता है जो पादप में कैरोटीन रंजक होता है, इसमें विटामिन ए का संश्लेषण होता है। अब विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। साथ ही याद रखेंगे कि मनुष्य के शरीर में 2 विटामिन डी और ई बनते हैं, और विटामिन सी जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय बनाते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं। तो मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम हैमर, एनविल और स्टीरप हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसमें सम्मिलित होता है हैमर, एनविल और स्टीरप। उसके बाद एक होता है रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस, यह जो है हाथ की हड्डी होती है। उसके बाद होती है फीमर, हैमर और टिबिया। फीमर, हैमर और जो टिबिया, फीमर और टिबिया एक होता है फिबुला, यह पाँव की हड्डी होती है। साथ ही याद रखेंगे कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वह स्टेपिज होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 है, डैश शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो यह होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो होता है यह शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, यानी वायरस से होने वाला रोग जो है कौन सा नहीं है। तो ये जो हैजा हो जाएगा यह विषाणु नहीं, यह हो जाएगा जीवाणु जनित रोग हो जाएगा। हैजा जो है यह बैक्टीरिया के कारण होता है। और वायरस से फैलने वाला जो रोग है वो हो जाएगा खसरा होता है, गलसुआ होता है, चेचक होता है, जेनाइटल जो होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, छोटी माता होती है, यह सभी जो है वायरस से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होती है तब निर्मित जो दर्पण होता है वह अवतल दर्पण होता है।
जब पृष्ठ जो है अंदर की ओर वक्रित होती है, धसी हुई होती है, तो उसको अवतल बोलते हैं। अ का मतलब ये होता है धसा हुआ, तो अंदर की तरफ बोला गया है धसी हुई, तो अवतल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका प्रयोग जो है प्रकाश को अभिसारित करने में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित रोगों का उनके संबंधित विटामिन या खनिज से मिलान करना है कि कमी से होने वाले रोग और विटामिन या खनिज का नाम दिया हुआ है। तो स्कर्वी जो होता है यह विटामिन सी की कमी से होता है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद घेंगा रोग जो होता है यह आयोडीन की कमी से होता है, इसका मिलान 3 हो जाएगा। उसके बाद रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, इसका मिलान जो हो जाएगा यह ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद है रिकेट्स जो होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, इसका मिलान 4 हो जाएगा। और एनीमिया जो होता है यह आयरन की कमी से होता है, लोहे की कमी से, इसका मिलान जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ए का हो जाएगा 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4 और ई का 5। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि तत्व ए, बी और सी डोबेराइनर के त्रिक के रूप में है। यदि ए का परमाणु भार 40 है और सी का परमाणु भार 137 है, तो बी का परमाणु भार कितना होगा? तो यह हो जाएगा 88 हो जाएगा। डोबेराइनर त्रिक के नियम के अनुसार जो है त्रिक में बीच वाला जो तत्व होता है परमाणु भार अन्य 2 परमाणुओं के भार का समांतर माध्य होता है। तो अगर माध्य निकालेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा हमारा 88 आ जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद है। तो वेदोक्त का संधि विच्छेद हो जाएगा वेद प्लस उक्त। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मृगनयनी में कौन सा समास है? तो मृगनयनी में कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मृगनयनी ये कर्मधारय का एग्जाम्पल है, वैसे ही एक होता है नीलकमल, यानी नीला है जो कमल, यहाँ नीला जो होता है विशेषण होता है और कमल जो होता है विशेष्य होता है, यह भी जो है कर्मधारय का ही समास है। उसी तरह मृगनयनी जो है मृग के नयन, यानी मृग के नयनों के समान नयन वाली, यहाँ पे नयन जो है उपमेय है और मृग जो है उपमान है। तो मृगनयनी जो है यह कर्मधारय समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। पैसिव को चूज करना है। एक्टिव दिया हुआ है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो इसका पैसिव जो हो जाएगा प्रॉमिस शुड बी केप्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है शुड प्लस केप्ट V1 का प्रयोग से स्पष्ट है कि वाक्य जो है मॉडल वर्ब का एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 है इंडेवर शब्द जो है का विलोम क्या होगा? तो इंडेवर जो है इसका विलोम हो जाएगा इन एक्टिविटी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंडेवर का जो साइनोनिम होता है जैसे एम होता है, इफर्ट होता है, यह सभी जो है इंडेवर का साइनोनिम होता है। तो इसका जो एंटोनिम पूछा गया है हमसे, विलोम पूछा गया है, तो इन एक्टिविटी हो जाएगा, इडलनेस हो जाएगा, पैसिविटी हो जाएगा, यह सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? तो भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह बधावन बना है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह बधावन बंदरगाह जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसको भी याद रखेंगे कि महाराष्ट्र में स्थित बधावन बंदरगाह जो है भारत का 13वां बंदरगाह बना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो यह है हेनरी डेरोजियो। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो का जन्म जो हुआ था 1809 में हुआ था। वे पुर्तगाली, भारतीय और अंग्रेजी मूल के होने के बावजूद स्वयं को भारतीय मानते थे। आधुनिक कविता के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 है प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई थी 1950 में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में 23 अगस्त 2024 को पहली राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था और इसका थीम था चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। चंद्रयान 1 जो है 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 4 जो है 2028 में लॉन्च होगा, यह प्रस्तावित है। नेक्स्ट है
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है। तो भारतीय वायुसेना को टोटल 7 कमांडों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय वायुसेना के पास जो है पूरे भारत में 60 से अधिक एयरबेस हैं, जिसे 7 कमानों में बांटा गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था। तो यह किया गया था 2021 में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का शुरुआत जो है 1991-92 में किया गया था और इसका नामकरण मोदी सरकार के द्वारा 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि अहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है। तो अहपन लोक कला का जो संबंध है यह बिहार से हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि रंगोली का जो संबंध है, रंगोली महाराष्ट्र से संबंधित है। वैसे ही गुजरात से संबंधित है एक साथिया जो हो जाएगा गुजरात से संबंधित है। बिहार से गोदना अहपन ये हो जाएगा। राजस्थान का मंडाना है। उसके बाद राजस्थान से मेहंदी भी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है चौकपुरना। अल्पना जो है, अल्पना का संबंध पश्चिम बंगाल और आसाम से है। और एक है कोलम जो है यह तमिलनाडु का लोक कला है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करना है। पहले पीढ़ी दिया हुआ है और सूची 2 में जो है वर्ष अंतराल दिया हुआ है। तो जो जनरेशन एक्स आया था, जनरेशन एक्स जो आया था 1965 से 80 के आसपास आया था। जनरेशन वाई जो हो जाएगा यह हो जाएगा 1981 से 96 तक हो जाएगा। जनरेशन जेड जो हो जाएगा 1997 से लेकर के 2010 तक हो जाएगा। और जनरेशन अल्फा जो हो जाएगा 2010 से 24 तक हो जाएगा। तो इसका मिलान जो हो जाएगा यह हो जाएगा 2 4 1 3। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महानतम पीढ़ी जो है या जीआई पीढ़ी जो है यह 1901 से 1927 तक था। साइलेंट पीढ़ी 1928 से 45 तक रहा था। जो अभी वाला जो है या जनरेशन अल्फा जनरेशन है 2010 से 24 तक। और जो एक जनरेशन है जिसे हम लोग बीटा जनरेशन बोलते हैं, या 2025 से लेकर के जो 2039 तक के एरा को हम लोग या बीटा जनरेशन के नाम से जाना गया है। याद रखेंगे कि इस एरा को हम लोग बीटा जनरेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है आगे मैथ्स है। मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। और सॉल्यूशन में भी आप लोग देख सकते हैं, पीडीएफ डाल दिया जाएगा। 95 का जो आंसर हो जाएगा 95 का आंसर सी हो जाएगा 4995। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 है। 96 का जो आंसर हो जाएगा 96 का आंसर भी सी हो जाएगा 256 हो जाएगा। अगला है 97 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 31,000 हो जाएगा। उसके बाद है 98 नंबर क्वेश्चन है। 98 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पिता की माता हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 है। 99 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जी हो जाएगा। और 90 उसके बाद 100 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 27:43 हो जाएगा।